एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी सिस्टम। इसका कोई आइडिया है कि स्टेशनरी सिस्टम की एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? 3 लोग हैं आप लोग, ट्राई टू पार्टिसिपेट। सर इसमें सर फिर यही हो जाएगा सर, जो काइनेटिक एनर्जी वाया थी सर वो जीरो हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि स्टेशनरी है। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो पोटेंशियल भी होती जीरो होती है सर, क्योंकि हाइट चेंज है। नहीं हो रही होती। सो उसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू होती है कि चेंज इन एनर्जी जो है वो जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इंटरनल वजह से। एनर्जी। ठीक है। बिल्कुल सर। ये सेकंड यस। चैप्टर के अंदर था, थोड़ा चीज़ों को मेमोराइज भी है किया करे, अभी रिसेंटली सब ने क्विज दिया है। ठीक है। सो थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा सीरियस लें। और जो क्लोज सिस्टम है उसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें जो एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा वो ड्यू टू द हीट भी हो सकता है, ड्यू टू द वर्क भी हो सकता है, मैस इन आउट उसके अंदर नहीं होगा। नहीं होता। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास जो वेरी फर्स्ट आर्टिकल है उसके ऊपर लिखा हुआ मूविंग बाउंड्री वर्क। आपके ज़हन में क्या आता है इसको जब पढ़ते हैं मूविंग बाउंड्री वर्क? सर उसकी बाउंड्री जो है सर वो कांस्टेंट नहीं होगी सर, वो चेंज होगी और उसके चेंज होने से वर्क होगा। बिल्कुल ठीक है। और बाउंड्री चेंज किस वजह से होगी? खुद ही चेंज हो जाएगी या उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी फोर्स या? अप्लाई करेंगे सर, तो कोई फोर्स वगैरह अप्लाई करेंगे हम, उससे चेंज होगी। और आपके माइंड में क्या आता है कि लेट से जब आप कोई उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे बाउंड्री जो है वो मूव करेगी। ठीक है, ऐसे ही। यस सर। और ये भी पिक्चर आपके सामने बनी हुई है ना, लेफ्ट साइड पे मूविंग बाउंड्री वर्क की नज़र जी आ रही? सर। जी सर। ठीक है। ये फिगर की जो कैप्शन है 4.1 उसके नीचे ज़रा मैंने कुछ हाईलाइट किया है, इस पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। ये क्या लिखा हुआ? बाउंड्री वर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट्स रीड इट और इस पे डिस्कशन करते हैं ज़रा। जी पढ़ें इस पे ज़रा, दो वर्क associated क्योंकि with जितना आप लोग एनालाइज करेंगे उतना आप लोगों को आइडिया होगा। सर इसमें लिखा हुआ है कि वो वर्क जो एसोसिएटेड है मूविंग बाउंड्री के साथ, तो उसको हम जो है बाउंड्री वर्क कहेंगे। मतलब जो सारा वर्क सर जो होगा जिसकी वजह उसकी बाउंड्री की मूवमेंट होगी, उस सब ठीक को है। फिर हम बाउंड्री वर्क कह देंगे। ठीक है। और मैं ये अज्यूम करता हूँ और होता भी ऐसी है कि कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी बाउंड्री के ऊपर, या तो वो कंप्रेस हो रहा है, या तो वॉल्यूम कम हो रहा है, या एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। बाउंड्री इसी तरह मूव करेगी ना? क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही करेंगे। इत्तेफाक करते हैं इस बात से? यस सर, करते हैं। ओके जी। सो ये तो फोर्स एक लगी, और जब फोर्स लगेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाउंड्री का, डी एस, जो उसके डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में जो वैल्यूज़ में चेंज आएगा। ठीक है, पहले कुछ किसी और पोजीशन पे था, अब किसी और पोजीशन पे है, तो ये जो चेंज है और जो फोर्स है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। आपको पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। यस सर। जो वर्क का फॉर्मूला है, जब आप बाउंड्री वर्क की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बाउंड्री की मूवमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, तो बाउंड्री तभी मूव करेगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी। राइट। बिल्कुल सर। सो फोर्स लगने की वजह से जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास बाउंड्री वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला है पी डी वी, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ड्राइव भी करवाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। फोर्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप ये ज्यूम करें कि एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, प्रेशर की सेंस में फोर्स का कोई फॉर्मूला पता है आप लोगों को? प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है, कोई फॉर्मूला याद हो? सर पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसको प्रेशर कह देते हैं। जी ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एफ ओवर ए। यस सर।
एफ ओवर ए। सो उसमें आप फोर्स निकालने की क्या बनेगी? प्रेशर इनटू एरिया सर। प्रेशर इनटू एरिया। एरिया। तो फोर्स की जगह आप लिख दें प्रेशर इनटू एरिया और साथ में आप डिस्प्लेसमेंट लिख दें। अच्छा बंदे, अब एक आप रह गए जो बोर हैं और एक आसाम सदीक रह गए। माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही है। अर्गमान जो है वो मैदान में खड़ा हुआ है और इधर से वसीम इकबाल बोल रहा है और आसाम हमें सुन रहा है और बाकी सारे आराम फरमा रहे हैं। माशाल्लाह, चलें जी, कोई बात नहीं, आज का दिन ही था बस। अच्छा जी, इसको अभी मैं थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ ज़रा मज़ीद। मैं एक दफ़ा मार्कर ज़रा यूज़ कर लूँ। ओके सर। उस पर कर दिया क्लिक। हम इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वर्क होता है ना वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, होता है ये सर। और इसमें फोर्स हमारे पास आ गई है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और साथ में आपके पास डी एस है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं ओके सर। डी एस कह देता हूँ। ऐसे ही होता है ना टेक्निकली हमारे पास के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा और फिर आपको पता है कि अगर वर्क नहीं डिस्प्लेसमेंट ही होगा होगा फिर तो सर। वर्क नहीं होगा। बिल्कुल, ये जो चीज़ है, ये आपके पास जो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट है, एरिया के अंदर दो डायमेंशंस होती हैं लेट, और वॉल्यूम के अंदर कितनी डायमेंशंस होती हैं? तीन। थ्री होती है। ऐसे ही है ना, लेंथ, विड्थ और यस सर। हाइट। और एरिया ऐसे को ही है आप सर। लेंथ इंटू विड्थ कह लेते, ठीक है। Width। सो दो डायमेंशंस एरिया के अंदर हैं और एक थर्ड डायमेंशन है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्टेंस कह लें। तो ये तीनों डायमेंशंस मिलके क्या बनाएंगी? चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बना ठीक है, देंगे ये सर। एरिया इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलके बनाएंगी आपके पास प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं चेंज चेंज इन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली क्यों लिख रहा हूँ मैं उसका भी आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, यही यस बता सर। रहा है ना। ठीक बिल्कुल। है, किसी प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा और वो बाउंड्री वर्क बन जाएगा। ये पहले वाला फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि जब तक चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क नहीं होगा वर्क विद नहीं होगा। रिस्पेक्ट टू द फोर्स, और ये बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। तो ये बाउंड्री वर्क का फॉर्मूला है P इंटू डी वी, जो कि ये मैंने हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है ऊपर आपको, जी सर। ये पी डी वी। जी ठीक है, सर। सो ये हमारे पास बाउंड्री वर्क है। सो जब भी हम बाउंड्री वर्क को अगर डिस्कस करेंगे तो हम पी डी वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये जब आप चैप्टर नंबर 5 कर रहे होंगे ना, तो उसमें फ़्लो की सेंस में फ़्लो इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, पी सही है डी सर। वी के अंदर उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होगा। वो साफ ज़रा एक फ्यूचर की बात है, वैसे डिस्कस करें, उसमें ये कॉन्सेप्ट होगा। आप कहेंगे कि एक फ्लोइंग फ्लूइड और एक नॉन फ्लोइंग है, यानी कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कि बह रहा है और एक ऐसा फ्लूइड है जो कि फ़्लो नहीं कर रहा। तो फिर उस वक़्त आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार अगर कोई भी चीज़ फ़्लो करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी होगी, खुद से तो वो फ़्लो नहीं कर रहा। तो वो जो उसका खुद से जो उसका फ़्लो करना है उसको आप कहेंगे फ़्लो एनर्जी, और उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही पीडीवी की सेंस में आपको मिलेगा ही। नॉन फ्लोइंग में ये यूज़ नहीं होगा और फ्लोइंग में ये यूज़ होगा। ये थोड़ा सा अगले एडवांस चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं आप इसी चीज़ को किसी और सेंस में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर हमने बाउंड्री वर्क की सेंस में कर लिया कि अगर बाउंड्री मूव करेगी, ये देखें ये वो चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि उसने नीचे डेरिवेशन भी की हुई है। सो चलें, आपके पास मैं खैर वैसे खुद से कर रहा था फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एरिया डिस्प्लेसमेंट और पीडीवी। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि अगर बाउंड्री मूव करेगी तो फिर आपके पास बाउंड्री वर्क होगा। अच्छा, इसको हम डब्ल्यू बी के नाम से पुकारते हैं, बाउंड्री वर्क बन जाता है उससे। ठीक है, यस सर।
अब ये एक फिगर आपके पास 4.3 राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। जी सर। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक टैंक जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नज़र आ रहा है बजाय कि वर्टिकल में। वो बस आपको दिखाना ये चाह रहा है कि अगर मैं इसकी लिड मूव करती हूँ, ये जो पिस्टन है अगर इसको मूव किया जाए तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। कंप्रेस कर दें तो V1 बन जाएगा, एक्सपैंड कर दें तो V2 बन जाएगा। क्या ख्याल है, इत्तेफाक करते हैं इससे? जी सर, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप कह लेंगे कि एक को कह लेंगे कंप्रेशन और एक को क्या कह लेंगे, एक्सपेंशन, ऐसे ही है, बिल्कुल सर। ठीक है। ये व्हीकल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब पिस्टन बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है जैसे V1 है, तो वहाँ पे जब कंबस्शन होती है तो एयर और ऑयल जो फ्यूल है यानी कि उनका मिक्सचर जब उसको स्पार्क मिलता है और पावर स्ट्रोक उसको मिलता है, कंबस्शन होती है, तो एक ख़ास पावर के साथ ये जो लिड है वो V1 से मूव करेगी V2 की तरफ, V1 से V2 की तरफ। और ये जैसे जैसे मूव करती है, इसके लिड के साथ क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, तो आपके व्हील घूमते हैं। ये बेसिकली उसके अंदर ये फिनोमिना हो रहा होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप किसी चीज़ का वॉल्यूम बहुत कम कर दें तो प्रेशर उस पर ज़्यादा होगा या कम होगा? अगर गैस के पार्टिकल्स हैं उनको काफ़ी आप कंप्रेस कर दें और वॉल्यूम बिल्कुल प्रेशर कम ज़्यादा हो रह जाएगा जाएगा, सर। प्रेशर प्रेशर बिल्कुल, आपकी ज़्यादा। बात ठीक है, प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यस। प्रेशर उसके ऊपर यस। ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप उसको एक्सपैंड कर दें तो उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एक्सपैंड करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। यस सर। एक्सपैंड करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा, ये नीचे फिगर 4.4 को अगर आप देखें कि एक 1 से लेके 2 तक, नॉन टेक्निकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो चेंज इन वॉल्यूम हर किसी में सेम नहीं आएगा। पाथ ए में भी चेंज इन वॉल्यूम सेम होगा, पाथ बी में भी चेंज इन वॉल्यूम सेम है, पाथ सी में भी चेंज इन वॉल्यूम सेम है, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। क्योंकि V2 माइनस V1 दोनों का एक ही पॉइंट है, V1 भी तीनों का एक है, V2 भी तीनों का एक है। यस सर। लेकिन अगर आप टॉप के ऊपर देखें, ये चैप्टर 2 में भी डिस्कस हुआ था, टॉप के ऊपर एक दफ़ा वर्क की वैल्यूज़ रीड करें, WA, WB, WC, एक दफ़ा रीड आउट कर दे, फिर मैं बताता हूँ कि मुख्तलिफ क्यों है, यस सर, तीनों डिफरेंट है। ठीक है। अब इसमें ये यहाँ पर ये हमें ऑथर जो है वो हमें ये हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ के थ्रू आपने प्रोसेस कंप्लीट किया। अगर आप वर्क पॉइंट ए पे देखें तो दैट इज़ 10 किलो जूल, अगर आप बी पे देखें दैट इज़ 8, अगर सी पे देखें तो दैट इज़ 5। सो ये जो यस सर। वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, कि कौन से यस। आप पाथ से पॉइंट 2 तक पहुँचें, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जिस पाथ के थ्रू गए हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी निकलेगी। क्योंकि वर्क जो होता है ना वो किसी एक वैल्यू पे मुनहसर नहीं होता। अगर कोई बंदा कहे ना W1 के ऊपर वर्क निकालें तो आप नहीं निकाल सकते। वर्क के लिए चेंज का होना ज़रूरी है। तो अगर आप 1 पे कहें या 2 पे कहें तो इसका मतलब ये है कि आप किसी फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, आप पॉइंट चेंज पे कर कर, रहे हैं, यस सर। ठीक बिल्कुल है। सर। तो ये यस। पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये पाथ वाली प्रॉपर्टी होती। आपके होते तो बिल्कुल जैसे सर। जब आप 1 से 2 पे जाएंगे, लेट से ये ऐसे ही है जैसे आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो रूट्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, उसी के मुताबिक डिस्टेंस होगा, उसी के मुताबिक फ्यूल, टाइम, सारा कुछ। यस सर। सर एक पॉइंट पे अगर हम खड़े हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, वर्क होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। सो इसी वजह से चैप्टर 2 के अंदर आपको बताया था कि ये जो वर्क होता है ना ये पॉइंट पॉइंट डिपेंडेंट नहीं होता, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह बिल्कुल से सर, तीनों बताया। जो पाथ्स हैं उनकी आपको एनर्जी डिफरेंट मिल रही, ठीक है। बाकी ये जो प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम्स होते हैं, ये जो टेम्परेचर्स होते हैं, ये पॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किसी एक ख़ास पॉइंट पे डिफ़ाइन हो सकती हैं, लेकिन वर्क ऐसा नहीं होता, ठीक। बिल्कुल सर। अब लेट से एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ये एक दफ़ा इसकी एग्जांपल को रीड आउट करें, फिर इसका बताता हूँ। बाउंड्री वर्क फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये तो खैर एक हेडिंग थी
जो कि ऑथर ने खुद से एनालाइज करके लिखी है, और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हेडिंग उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उन्होंने तो स्टेटमेंट को ही रीड करना है, जो कि मैंने हाईलाइट की एग्जांपल 4.1 की स्टेटमेंट में। यस तो सर। ये एक दफ़ा स्टेटमेंट रीड आउट करें, फिर इसको एनालाइज हम करते हैं ज़रा। कि a rigid tank contains air at 500 किलो पास्कल एंड 150 डिग्री सी। प्रेशर और टेम्परेचर आपको बताया, और जो सब्सटेंस है उसके अंदर एयर है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग, हीट ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। और द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इनसाइड द टैंक ड्रॉप्स टू 65 एंड 400 किलो पास्कल। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हुई है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, और सिस्टम आपके पास एट द मोमेंट एक रिजिड टैंक है और उसके अंदर एयर है। तो जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो डेफिनेट सी बात है वो सिस्टम अपना प्रेशर और टेम्परेचर लूज़ करेगा, जो कि उसने वैल्यूज़ लूज़ कर भी दी हैं। प्रेशर 500 से 400 हो गया और टेम्परेचर 150 से 65 हो गया यस सर। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डिटरमाइन द बाउंड्री वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि बाउंड्री वर्क बताओ, इस प्रोसेस के दरमियान बाउंड्री वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो जो आपके पास सिनेरियो है इस वक्त, उसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, अ रिजिड टैंक। जो रिजिड टैंक होता है, ठीक है, यस सर। ये पहले भी सेकंड चैप्टर के अंदर भी आपने उसको उस वक्त स्टेशनरी के तौर पे लिया था। जो रिजिड टैंक होता है उसकी बाउंड्री मूव नहीं करती, ठीक है, उसका यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है बिल्कुल सर। ठीक है। सो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, तो बाउंड्री वर्क भी नहीं होगा, ठीक यस है। सर। रिजिड टैंक होने की वजह से इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फॉर्मूला पी डी वी है, तो डी वी के अंदर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो बाउंड्री वर्क ज़ीरो होगा। इसको क्विकली पढ़ लेते हैं, जहाँ पे काम की बात हुई उसको ज़रा दोबारा रिपीट कर दूंगा। उसने सोल्यूशन के अंदर क्या है, एयर इन अ रिजिड टैंक इज़ कूल्ड एंड बोथ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स। डेफिनेट सी बात है, उसने सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफ़र की है, प्रेशर टेम्परेचर लूज़ हुआ है, इनसाइड द सिस्टम चीज़ें कूल डाउन हुई हैं। सो द बाउंड्री वर्क डन इज़ टू बी डिटरमाइन, वो हम फाइंड आउट करने लगे। एनालाइज वो ये करता है, स्केच ऑफ द सिस्टम एंड द पीवी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस आर शोन इन फिगर 4.6। अच्छा, ये जो पीवी डायग्राम है ये हम खुद से भी बना सकते हैं, कोई हमें इसमें इशू वाली बात नहीं है। पॉइंट वन, उसने पीवी डायग्राम बना दी, क्योंकि आपको प्रेशर उसका गिवन है, वी वॉल्यूम हो गया और पी का प्रेशर हो गया, क्योंकि जब बाउंड्री वर्क का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, उसमें पी भी आता है और वी भी आता है, पी डी वी, राइट। सो पहली यस दफ़ा आपके पास प्रेशर था 500, फिर आपने हीट ट्रांसफ़र की, चीज़ें कूल डाउन हुई, तो उसका प्रेशर जो है वो अब 400 हो गया। लेकिन अगर आप 1 से 2 देखें तो कांस्टेंट लाइन उसके नीचे लाने का मतलब क्या है, कि वॉल्यूम दोनों पॉइंट्स का सेम है। क्यों? क्योंकि रिजिड टैंक है, राइट। सो रिजिड जब टैंक है बिल्कुल सर। वॉल्यूम जब वॉल्यूम सेम है, तो पी डी वी का प्रोडक्ट के थ्रू आंसर भी ज़ीरो आएगा। तो डिस्कशन में ये करता है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड सिंस अ रिजिड टैंक हैज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि डी वी ज़ीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, and dv is equal to 0 यस in this equation, therefore there is no boundary work done during this process, right। so ये जो आपने पीवी डायग्राम बनाई है, आई होप सो कि इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए कि ये कैसे बनी है, ठीक है। यस सर। 500 और 400 डेटा गिवन था। हाँ, आपको ये नहीं पता कि 500 से 400 तक की जो लाइन लगानी है वो कैसे लगानी है, वो सीधी आएगी, वो कर्व टाइप आएगी, वो इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, किस तरह का उसका पाथ बनेगा, ये पाथ हमें बताया रिजिड टैंक के वर्ड ने, ठीक है। यस सर। अब हम दूसरी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सो बाउंड्री वर्क फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ना, खैर ये तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाकई ही कांस्टेंट प्रेशर है या नहीं है, या क्या सिनेरियो है।
अब फ्रिक्शनलेस यानी कि उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। अच्छा, आपको पता है कि वो सिलेंडर डिवाइस को पिस्टन सिलेंडर डिवाइस क्यों कह रहा है? क्योंकि जो बाउंड्री होती है, जो भी आपको टैंक नज़र आया ना, आया था पहले, उसकी यस सर, उसमें पिस्टन होता है। ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये जो लिड है इसके ऊपर, ये पिस्टन की शेप है, ठीक है, इसको पिस्टन कह रहे थे आप, तो इसीलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस का ना। जी सर। सो अब मैं उस पर वापस आने लगा। सो अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स 10 पाउंड, ये ब्रिटिश यूनिट में गिवन है, एलबीएम पाउंड मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो हमारे पास मैस दिया हुआ हमें केजीज़ के अंदर, हमें कोई ना कोई मैस दिया हुआ है ऑफ स्टीम, स्टीम है ये, ठीक है। और स्टीम बेसिकली क्या होती है? सुपर हीटेड वेपर होता है, ठीक है। स्टीम क्या होता यस सर, है? सुपर सुपर हीटेड हीटेड। वेपर। ये मैंने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों यूज़ की है? क्योंकि जब मैं आगे अगर मुझे इसी न्यूमेरिकल में या वैसे अगर कोई डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, तो वो जो है वो मैं सुपर हीटेड वेपर के टेबल में टेबल में जाऊँगा या देखेंगे। वाटर के यस टेबल में, सुपर हीटेड का जो टेबल है। बिल्कुल सर। अब इस स्टेटमेंट को आप ज़रा रीड आउट करें, फिर मैं इस पे थोड़ी क्लैरिफाई करता हूँ, ताकि थोड़ी पार्टिसिपेशन मुझे मिल जाए। पीएसआई प्रेशर का यूनिट है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, हम इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, तो आप इसको ज़रा रीड आउट करें ताकि थोड़ा सिनेरियो बिल्डअप हो। ठीक है जी, इसको रीड आउट ज़रा कर लेते हैं कि इसमें फ्रिक्शनलेस, आई होप सो कि आपने भी रीड कर लिया होगा। A frictionless piston cylinder device contains 10 pound mass of steam at 60 psi। ये आपके पास प्रेशर गिवन है ब्रिटिश यूनिट के अंदर, एंड 320 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये आपके पास टेम्परेचर गिवन है। हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द स्टीम ना। अब यहाँ पर अगर सिनेरियो को थोड़ा अगर हम रीड आउट करें, तो जब ये बात आई ना इस चैप्टर के अंदर, अमूमन ऐसा होगा हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, या लिखा होगा द फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड। इसका मतलब ये कि पहले स्टेट 1 थी और अब उसकी स्टेट 2 शुरू होने वाली है। सो हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द स्टीम until द टेम्परेचर reaches 400। 320 से आपने उसको हीट सप्लाई की स्टीम को मज़ीद, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 400 हो चुका है। अगर मैं स्टेट 1 और 2 की सेंस में डिस्कस करूँ तो T1 मेरे पास 320 और T2 जो है वो 400 है। ये मैं क्यों ऐसे कह 400। रहा हूँ 1 और 2? ये मैं हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड की वजह से ये अज्यूम करके कह रहा हूँ। सो इफ़ द पिस्टन इज़ नॉट अटैच्ड टू अ शाफ्ट, अगर वो जो पिस्टन है वो किसी शाफ्ट के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, जिसको मैं अक्सर क्रैंक शाफ्ट कह रहा होता हूँ और व्हील्स वगैरह के आपको एग्जांपल दे रहा था, यानी कि आप पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ, ये शाफ्ट के साथ अटैच करके अगर फर्दर मैकेनिकल एनर्जी वगैरह उससे नहीं ले रहे, या वो किसी शाफ्ट के साथ अटैच नहीं है तो, ठीक है। एंड इट्स मैस इज़ कांस्टेंट, जो उसका मैस है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि मैस इन आउट की सेंस में नहीं हो रहा, जो मैस अवेलेबल है वो कांस्टेंट है।
डिटरमाइन द वर्क डन बाय द स्टीम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपने ये बताना कि इस प्रोसेस के दौरान स्टीम ने क्या वर्क डन किया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब हमने उसको हीट सप्लाई की, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं हुआ, बाउंड्री वर्क की सेंस में, ये सारी बातों को हमने डिस्कस करना है। सिनेरियो बिल्डअप हो गया, आइडिया हो गया। यस सर। सर ये ठीक, हमारे पास क्लोज सिस्टम आ जाएगा क्योंकि सर इसमें मैच इन आउट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और चैप्टर का नेम भी वैसे क्लोज सिस्टम के ऊपर है, नो डाउट। वो मैथ्स कांस्टेंट्स की वजह, मैथ्स कांस्टेंट स्टेटमेंट की वजह से आप ये क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ग्रिप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ही लिखा होगा कि ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और ये क्लोज सिस्टम का क्वेश्चन है। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमने स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं से एनालाइज करना है कि हमारे पास क्या है ना, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये कहा कि उसके अंदर ना हीट आपने उसको सप्लाई की है और उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। यस ओके जी। अच्छा, एक चीज़ अगर देखें तो कहीं भी हमें ये आइडिया नहीं मिला कि इसका प्रेशर कांस्टेंट है। नो डाउट कि उसने हेडिंग ये लिखी है, लेकिन स्टेटमेंट में कहीं इससे कोई अंदाज़ा हुआ है, कोई क्लू मिला है ऐसा? मुझे तो नहीं फ़िलहाल नज़र आ रहा। आपको किसी को कोई क्लू, कोई ऐसी कोई इंडिकेशन मिली हो कि जहाँ से ये फील हो रहा हो कि उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है? सर, उसने कहा है कि ये फ्रिक्शन लेस है जो है हमारे पास। सर जब ये फ्रिक्शन लेस होगा और सर अगर इसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सर जाहिर है फिर इसमें वॉल्यूम का चेंज हमारे पास आएगा। और सर अगर वॉल्यूम का चेंज आएगा तो इसका मतलब है प्रेशर भी चेंज होगा फिर हमारे पास। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, इसमें अब सिनेरियो ये है, ठीक है। प्रोसेस, पहले एजम्पशंस भी उसकी डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। इसका जो सॉल्यूशन है उसको, स्टेटमेंट को ज़रा रीड आउट कर लेता हूँ मैं आपके साथ एज अ नोट्स। स्टीम इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इज़ हीटेड एंड द टेम्परेचर राइजेज एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये जो उसने बात की एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये नहीं कि अभी कोई लॉजिक नहीं उसने प्रोवाइड की ना, बना लेते हम लॉजिक इसकी कि क्या रीज़न क्या। द बाउंड्री वर्क डन इज़ टू बी डिटरमाइंड ना। अच्छा, अब कांस्टेंट प्रेशर के उसके रखने से यहाँ पे ये मुराद है कि वो ये कह रहा है कि ये जो पिस्टन है वो किसी शाफ्ट के साथ अटैच नहीं है, यानी कि मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन जो है वो मूव करेगा जब आप उसको हीट सप्लाई करेंगे। अगर कोई भी चीज़ है, कोई एक टैंक है, कोई कैटल है, आप उसको हीट सप्लाई करते हैं तो डेफिनेट सी बात है उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होगा। कुदरती तौर पे यही आपके ज़हन में चीज़ आती है ना। यस अगर सर। मैंने लिड किसी चीज़ के ऊपर ढकना रखा हुआ है और मैं उसको कॉन्टीन्यूसली हीट सप्लाई किए जा रहा हूँ तो उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट, आप यानी कि आपकी क्या थिंकिंग कहती है? ऊपर ढकना भी यस है, सर, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही होना अब चाहिए। ये जो बात है कांस्टेंट प्रेशर की, इसमें क्या लॉजिक है कि अगर तो आप उसकी लिड, उसका ढकना और या जो पिस्टन है उसको अगर फिक्स पोजीशन पे रखें तो अंदर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप वो मूवेबल हो, ठीक है। सो अब होगा क्या कि अगर वो मूवेबल है तो आपने नीचे से हीट सप्लाई की, उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा। जितना प्रेशर बिल्डअप होगा उतना वो लिड को ऊपर ले जाएगा, जितना प्रेशर यस सर। बिल्डअप होगा उतना लिड को वो ऊपर लेके जाता जाएगा, ठीक है। यस सर। तो होगा ये, कुदरती तौर पर जो उसका प्रेशर उसके अंदर था वो उतने का उतना रहेगा, जो हीट की वजह से प्रेशर इजाफी बनना था, जो कि हम भी कहते हैं कि वॉल्यूम हो जाएगा बनेगा, सर। वो उसका बिल्कुल सर। वॉल्यूम चेंज करवाने में एनर्जी ज़ाया हो रही, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर। जितनी एनर्जी बिल्डअप होनी थी और हीट की वजह से जो इफेक्ट आना था, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो हीट की वजह से लॉजिकली उसका प्रेशर बिल्डअप होना था, लेकिन चूँकि वो मूवेबल है तो जितना बिल्डअप होना था टेक्निकली उतना वो मूव कर जाता है, जितना बिल्डअप उसने होना था उतना वो मूव कर जाता है, और इस वजह से उसका प्रेशर कॉन्स्टेंट रह रहा, वो मूव नहीं कर रहा। मूवेबल पिस्टन का प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे मूवेबल नहीं कहता और मैं अगर इसको कहता हूँ कि ये मूव नहीं कर रहा, तो फिर इसके अंदर जो प्रेशर है वो बिल्डअप होके इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये यस सर। लॉजिक है।
इस बेस के ऊपर समझ उसने कहा हुआ है द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, और इस बेस के ऊपर उसने हेडिंग ली हुई है प्रेशर की, और ये सारे मामलात उसने किए हुए, ठीक है। आ गई सर। ये बीच में एक रीज़न थी। सो ठीक है जी, उसने स्टीम थी चौंके तो उसने H2O लिख दिया, और मैस उसने 10 LBM लिख दिया, प्रेशर उसने इतना लिख दिया। हमें खैर इनसे नहीं गरज, हमने फार्मूला देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे प्लग इन करनी है। स्टैंडर्ड यूनिट में होगा तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अजम्पशन उसने कर ली है द एक्सपेंशन प्रोसेस इज कॉसी इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब आप उसको हीट सप्लाई करें वो एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ये आप अज्यूम कर चुके हैं। ये टेक्निकली वो बातें जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से लिड ऊपर जाएगी और किस तरह से पिस्टन मूव करेगा। और ये बेसिकली मैं पिस्टन को लिड कह रहा हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। Okay, analysis. Even though it is not explicitly stated, the pressure of the steam within the Stirling remains constant. उसने कहा वाज़े तौर पे उसने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सिंस द बोथ एटमॉस्फेरिक एंड द वेट ऑफ द पिस्टन रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो हम एक लॉजिक बिल्डअप कर चुके हैं। क्लियर कट उसने नहीं कहा था, ये मैंने भी आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि उसने स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन हम एक सिनेरियो बिल्डअप कर चुके हैं। सो हमारे पास जो बाउंड्री वर्क का फॉर्मूला दैट इज़ PdV, चेंज इन वॉल्यूम्स। अच्छा, ये जो 1 से 2 की इंटीग्रेशन है, इसका मतलब न्यूमेरिक वाला 1 2 नहीं है, इसका मतलब है स्टेट 1 और स्टेट 2, कि स्टेट 1 पे क्या वैल्यूज़ हैं और स्टेट 2 पे क्या वैल्यूज़ है। इसका मतलब 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। सो ये स्टेट्स से मुराद है। अच्छा, ये देखें कि P, आपको पता है इंटीग्रेशन की ये असूल है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, बाहर आए थे, बिल्कुल सर। प्रेशर बिल्कुल सर। कांस्टेंट कंसिडर कि आप बाहर ले आए, अंदर डीवी रह गया। डीवी का मतलब क्या है कि 1 रह गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वी। ये जैसे आप एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वी। तो वी के ऊपर जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे वो बन जाएगा V2 - V1। अब ये जो V2 और V1 है ये नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जो कि क्यूबिक मीटर की फॉर्म में होता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या आपके पास जो टेबल है, स्टीम का जो टेबल है, स्टीम के टेबल से मुराद है सुपर हीटेड वेपर का टेबल, क्या टेबल के अंदर चीज़ें क्यूबिक मीटर में होती हैं या क्यूबिक मीटर पर केजी में होती हैं? टेबल पर केजी में होता है, स्पेसिफिक में टेबल गिवन होता है। टेबल के अंदर जो वॉल्यूम का यस यूनिट सर। होता है इसमें होता है मीटर क्यूब पर केजी में, ऐसे ही। तो इसका मतलब यस ये सर, है कि ऐसे। फार्मूला के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि फार्मूला भी गलत ना और मॉडिफिकेशन भी हो जाए थ्रू मैथमेटिक्स, प्रॉपर जो रूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम फार्मूला लिख लेते हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। यही फार्मूला होता है ना कि नॉर्मल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है यस। जी। सो हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो स्मॉल में हो गए, इसका मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम। और मैस हमें गिवन था जो 10 पाउंड मैस गिवन है, वो डेफिनेट सी बात है केजीज़ की फॉर्म में, जब स्टैंडर्ड यूनिट हो गया तो केजीज़ की फॉर्म में गिवन होगा। प्रेशर भी हमें गिवन है जो कि अभी 60 PSI है, उस वक्त हमें किलो पास्कल्स वगैरह में गिवन होगा। अब बात करते हैं V2 और V1 की। क्या आया कि ये हम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास स्टीम थी, हम सुपर हीटेड टेबल में जाएंगे जो कि वाटर का होता है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो स्टेट 1 जो थी हमारे पास, उसके अंदर भी हमारे पास जो प्रेशर है वो 60 PSI ही है, और जो स्टेट 2 है उसके अंदर भी हमारे पास प्रेशर 60 PSI। क्यों? क्योंकि स्टेट 1 और स्टेट 2 जो हैं वो फिक्स हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये, ठीक है। सो यस सर। हम क्या करते हैं कि V1 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम प्रेशर टेबल में जाएंगे और 60 PSI पे वैल्यूज़ देख लेंगे, ठीक है। उस वक्त डेफिनेट सी बात है आपको स्टैंडर्ड में गिवन होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 50 किलो पास्कल पर चले जाएं, 60 किलो पास्कल पर चले जाएं, 70 पे देख लें, 80 पे, 90 पे। ये चैप्टर 3 में मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई। तो आप उस प्रेशर पर वैल्यूज़ को जो है वो देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, एक बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है कि
जब आप लोग सुपर हीटेड टेबल में जाते हैं या कंप्रेस टेबल में जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी को देख के दूसरी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, या कम से कम दो प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है तीसरी को देखने के लिए? तो टेम्परेचर प्रेशर के केस में तो सर हमारे पास एक भी चीज हो तो हम दूसरी निकाल लेते थे, अगर हमें टेबल का पता हो तो। अच्छा, हमारे पास जो सैचुरेशन टेबल है उसमें हम एक प्रॉपर्टी अगर दी हो, प्रेशर या टेम्परेचर का हमें पता होना, तो हम बाकी प्रॉपर्टीज़ निकाल लेते हैं। लेकिन कंप्रेस या सुपर हीटेड में ये होता है कि कम से कम दो वैल्यूज़ हों तो फिर हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेबल्स हैं वो आपको पता है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में बॉक्स बने होते हैं, कितने प्रेशर का ये यस टेबल सर, है, बिल्कुल बिल्कुल ये सर, प्रेशर का है, बिल्कुल जैसे सर, 5 मेगा पास्कल, 6 मेगा पास्कल, इस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे सर। टेबल के अंदर, यस छोटे छोटे टेबल। तो कम से कम दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो स्टेट 1 पे आपको टेम्परेचर पता था 320 फ़ारेनहाइट में, और प्रेशर 60 psi कांस्टेंट था। स्टेट 2 में उसने खुद ही कहा कि मैंने हीट सप्लाई की और 400 टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहा। तो दोनों स्टेट्स के ऊपर आपको कम से कम दो वैल्यूज़ डेटा के अंदर गिवन है, ठीक है? प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, और यही ज़रूरत होती है कंप्रेस या सुपर हीटेड टेबल की। तो आपकी ज़रूरत ये डेटा पूरी कर रहा है। प्रेशर भी आपको स्टेट 1 पे पता है और टेम्परेचर भी, इसी तरह स्टेट 2 पे भी आपको प्रेशर पता है और टेम्परेचर भी। सो इन सर, दो जब वैल्यू। हमारे पास सर जब हमारे पास कंप्रेस, तो सर उसके इसमें हमारे पास बहुत इजी हो जाता है कि हम सिर्फ जाके ना, अगर सर एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम सैचुरेटेड के टेबल में चेक कर लें टेम्परेचर के लिहाज से। लेकिन सर अगर हमारे पास ये सुपर हीटेड के केस में हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज ना हो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की। अभी तक आपके पास क्या सिनेरियो है कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई कर रही होगी, जो कि मैंने आपको स्लोप के फार्मूला के टॉप थ्रू वाला बताया। फॉर्मूला ये सर आपने बताया, बिल्कुल। ठीक है, सो उस सेंस में हम करेंगे। और फिर वो एक आध एग्जांपल भी गिवन थी। एक तो एग्जांपल गिवन थी दरमियान में करके, कोई 3.67 के करीब करीब कहीं गिवन थी, जब मैंने पहली दफ़ा स्लोप का फार्मूला बताया था। फिर दूसरी यस दफ़ा सर। वही एग्जांपल रिपीट हुई थी 3.9 के एक पार्ट में। 3.9 एग्जाम्पल जिसके राइट। 4-5 पार्ट थे, तो उसके किसी एक पार्ट में दोबारा उसी तरह की चीज़ आई थी। सो वो दो जी। जगह पर आपके पास अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए वो टाइम है, उस पे जाएं और थोड़ा सा चीज़ों को बिल्डअप करें कि वाकई ही क्या हमारे भी आंसर्स जैसे आ रहे हैं। तो इस तरह बाकी आप अगर एक्सरसाइज में जाएंगे वहाँ पर डेफिनेट सी बात है पॉसिबली और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उसको वहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है। सो आप स्टेट 1 के ऊपर वॉल्यूम देख लें और स्टेट 2 के ऊपर वॉल्यूम देख लें, ठीक है? ये डेफिनेट सी बात है, सारा कुछ ब्रिटिश यूनिट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए वॉल्यूम के यूनिट बजाय के क्यूबिक मीटर के ये फीट्स वगैरह में अवेलेबल है। सो अब ज़रूरत इस समर की है कि हमारे पास क्या सारे वेरिएबल्स पूरे हो चुके हैं? जी बिल्कुल। V1 की वैल्यू हमें पता है एट स्टेट 1, V2 की हमें वैल्यू पता है एट स्टेट 2, पी की हमें वैल्यू पता है, हमारा कांस्टेंट प्रेशर, मैथ्स की हमें वैल्यू डेटा से पता है। सो आप बाउंड्री वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स रख कर चलेंगे तो आपके पास जो स्टैंडर्ड आंसर आएगा वो जूल के अंदर होगा, ठीक है? और अगर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख लें कि वो किलो जूल में कितना बनता है, ये क्या सिनेरियो, ठीक है? अभी ये BTU लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है बेसिकली एनर्जी का। सो उसके अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा लिखा है, डिस्कशन भी पढ़ लेते हैं, फिर उस पर ज़रा बताता हूँ कि मैं क्या अच्छी चीज़ कहने लगा था। द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है? डिस्कशन में वो ये कह रहा है, आंसर पॉजिटिव आया तो वो कह रहा है द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम की तरफ से वर्क डन हुआ है, ठीक है? और ये उसने बात किस बेस पे की, ये जब चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड्स एंड हो रही थी तो वहाँ पर प्रेशर और सॉरी वर्क और हीट के सिंबल्स वगैरह लिखे हुए थे कि किस सेंस में आप वर्क को पॉजिटिव लेते हैं और किस सेंस में उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है? सो ये एक स्टेटमेंट, यानी कि इसको अगर रिवाइज करना हो या और इसके बारे में जानना हो तो ये वर्क और हीट की जो कन्वेंशंस हैं चैप्टर नंबर 1 के एंड पे वहाँ पे मौजूद हैं। सो द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, दैट इज़ द स्टीम यूज्ड 96.4 BTU ऑफ इट्स एनर्जी टू डू दिस वर्क। वो ये कह रहा है कि जो स्टीम है वो 96.4 BTU एनर्जी यूज़ करी होगी इस काम को करने के लिए। ये उसने ऐसी क्यों बात की है, जो कि मेरा माइंड ये कह रहा है
क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पर वो ये लिखने की इस वजह से काबिल हुआ है कि अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द स्टीम है, तो बैकएंड पे स्टीम ने इतनी एनर्जी ज़रूर ली होगी इस काम को करने के लिए। बात समझ, स्टीम ने इतनी एनर्जी यूटिलाइज की है इस काम को करने के लिए। ठीक है, लेट से अब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। आपको पता है अब हेल्थ केयर के नाम से ऐप्स वगैरह मोबाइल फ़ोन में वो आपको बता देती है कितने किलो कैलोरीज और इस तरह का बीच में नंबर ऑफ़ स्टेप्स के साथ, फुट स्टेप्स के साथ लिखा आ रहा होता है कि कितने किलो कैलोरीज आपकी बॉडी की जो है वो यूज़ हुई हैं ड्यूरिंग दिस बिल्कुल सर। एक्सरसाइज या ड्यूरिंग दिस वॉक। ठीक है, यस सर। तो ये भी खैर एक अच्छी चीज़ है वो ऐप ऑन करके, तो चलो उस सेंस में अंदाज़ा लगाने के लिए वॉक कर लीजिएगा थोड़ी सी। सो अब बैक एंड पे वो जो किलो कैलोरीज आपने एक्सरसाइज पे लगाई हैं वो उससे पहले आपने फूड एनर्जी की सेंस में कुछ खाया होगा, आपके जिस्म का वो हिस्सा बनी। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पे वो मौजूद होगी, तो वो चीज़ फिर आपको एक्सरसाइज वहाँ पर करवा रही है और वो सारा काम करने के आप काबिल हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो कोई रूहानी ताकत के थ्रू आप उसको कर रहे हैं, वो डेफिनेट सी बात है आपने फूड एनर्जी की सेंस में या कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ किया है जिसके सेंस में हो, तो ये उसके बैक एंड पे चीज़ें। ओके जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वर्क कुड आल्सो बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द प्रोसेस कर्व ऑन पीवी डायग्राम विच इज़ सिंपली पी डी वी फॉर दिस केस। अच्छा, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया अंडर द कर्व वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था डब्ल्यू ए कुछ और था, डब्ल्यू बी कुछ और था, डब्ल्यू सी कुछ और था, वो भला क्यों मुख्तलिफ थे? बेसिकली एरिया अंडर द जो कर्व होता है ना, मैं उसको, ये अब आपके सामने आ रहा है ए बी और सी ग्राफ। बिल्कुल सर। अब ए के नीचे देखें एरिया सबसे ज़्यादा है तो उसका वर्क भी ज़्यादा है, बी के वर्क नीचे सबसे एरिया ज्यादा है। यस कम है उसका वर्क कम है, सी के बिल्कुल नीचे सर। और एरिया कम है। तो पीवी डायग्राम के थ्रू, क्योंकि बाउंड्री वर्क का फॉर्मूला पीडीवी, तो पीवी डायग्राम के अंदर एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो उसने V1 टेबल से देखा, V2 टेबल से देखा और ऊपर 60 वाला प्रेशर कांस्टेंट देखा, तो उसको देखें कि 1 और 2 पॉइंट के नीचे नीचे जो एरिया था, ये सिंपल आपके पास लेंथ इंटू विड्थ कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में बन रहा है ना, तो दो साइड्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया आ जाएगा। मैथमेटिक्स की रूह से दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक साइड है चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 और एक साइड है प्रेशर नीचे 0 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह सपोज हो सकता है कि आप इसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो और आपके पास ट्रायंगल बन जाए, तो आपको पता है उसका होता है हाफ बेस इनटू हाइट, मैं वैसे कह रहा हूँ। ठीक है, अगर यस सर। ट्रायंगल बन जाए तो हाफ बेस इनटू हाइट होती है। एक तो यस फॉर्मूला सर। आपके पास इंटीग्रेशन वाला भी है ना पीडीबी, लेकिन अगर वो नहीं बनता तो आप उस, सो एरिया अंडर द कर्व भी जो है वो भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ थी, ये मैं कहने लगा था, जो मैंने कहा था ना कि इसमें एक अच्छी बात है, फिर मैंने कहा अच्छी बात चले बताता हूँ। अब इसमें ये था, मैं आपसे कहने लगा था कि आप डिस्कशन को पढ़ा करें या अजम्पशन या एनालाइज, जो उसने स्टेटमेंट दी होती है ना उस सारी स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ा करें। अब अगर मैं इस न्यूमेरिकल को वैसे मैंने करवा लिया था तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा चले इनको मैं डिस्कशन का बताता हूँ, साथ में मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, इनको मोटिवेट करता हूँ, इनकी इम्पोर्टेंस भी इनको आइडिया हो जाएगी। लेकिन अभी देखते देखते मेरी नज़र से ये चीज़, यानी कि एरिया अंडर द कर्व वाली बात मेरे सामने आ गई। ये खैर अगली एग्जांपल में जाके आनी थी 4.4 में या कहीं वहाँ पर मैंने बताना था, लेकिन ये कबल इस वक्त मेरी नज़र से जब गुजरा तो उस बेस पे मैंने सारी आपको बात बता दी। लेकिन ये मैं अगर डिस्कशन को नहीं पढ़ता तो फिर डेफिनेट सी बात है ऊपर न्यूमेरिकल मुकम्मल हो चुका था, फिर कोई नई चीज़ लर्न करने को नहीं मिलनी थी, या कॉन्सेप्ट उतने के उतने ही रहने थे जितने थोड़े बहुत डेवलप हुए थे। सो सर ये ये वर्क क्वेश्चन डन ऑन वगैरह द ये, सिस्टम, सर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम और ये पॉजिटिव नेगेटिव, सर ये इसका सर भी पक्का याद करने का कोई तरीका बता दें। अच्छा, इसको खैर टोटके की सेंस में वैसे काफ़ी स्टूडेंट लाइफ से टोटके तैयार करता रहता हूँ, लेकिन इस पे अभी खैर
कुछ किया नहीं। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन ही जस्ट हो सकती है कि ये क्यों पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका नहीं है। वो जैसे मैंने एफ और जी के सिंबल का बताया था, वेपर की वजह से गैस, और वो सेंस में सम टाइम को आ जाता है जेन में, लेकिन इसमें यस ऐसा सर। सच नहीं है। ये इसको इसी तरह ही कोई थोड़ा सा खुद से यानी कि बना लें। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मेरे दोस्त स्पेशल आते थे कि यार इसका कोई तूने पंजाबी में या देसी ज़ुबान में कोई फार्मूला अगर बनाया हुआ है तो वो बता दे, क्योंकि सम टाइम कुछ कोर्सेज़ के बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के फार्मूला भी होते थे। ये सर मजबूरी बन जाती है बनाने तो की। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से याद करते थे। खैर, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, अगर फार्मूला शीट नहीं दी हुई तो फिर फार्मूलाज और प्रोसेस उसके भी टीचर्स ने फिर नंबर रखे होते थे, या साफ ज़ाहिर है अगर फार्मूला शीट दे दी है तो फिर फार्मूला के मार्क्स की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है, और अगर नहीं उन्होंने प्रोवाइड की तो फिर थोड़ी और बढ़ जाती। तो वो फिर वक्त की ज़रूरत सम टाइम उसको यस। थोड़ा करना पड़ता था। खैर, सो हम एक और देख लेते हैं ज़रा एग्जांपल हमारे पास। A piston cylinder device initially contains 0.4 मीटर क्यूबिक मीटर, यानी कि ना। अच्छा, इसमें आगे मैंने क्या उसको कहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक वो चीज़ आई थी हीट इज़ नॉट ट्रांसफर ना, तो उस पर मैंने एक बात की थी कि उस स्टेटमेंट पे भी थोड़ा गौर करना। हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड पे मैंने कहा था कि ये अब आपके पास स्टेट 2 शुरू होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज़ किया इनिशियली कॉन्टेन्स, इसका मतलब ये कि अभी स्टेट 1 की बात करें। इनिशियली कॉन्टेन्स 0.4 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सब्सटेंस, आपके पास एयर है। यानी कि अगर अगर हमें यहाँ पर कोई टेबल यूज़ करना अगर पड़ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर दफ़ा भाग के स्टीम में चले जाना है। तो यहाँ पर अगर टेबल इन केस अगर हमें प्रॉपर्टी टेबल यूज़ करना पड़ता है तो वो विल गो फॉर द एयर, हम एयर का टेबल देखेंगे, ना कि वाटर और रेफ्रिजरेंट और इस तरह से। ओके जी, वॉल्यूम भी हमें पता है इनिशली, और प्रेशर भी पता है, दैट इज़ P1, दैट इज़ V1 एंड 80 डिग्री दैट इज़ T1। द एयर इज़ नो कंप्रेस्ड। अब ये बड़ी ज़रूरी स्टेटमेंट है, द एयर इज़ नो कंप्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि अब स्टेट 2 शुरू होने वाली है। अब जो सिंबल्स आप यूज़ करेंगे उनके सबस्क्रिप्ट में आप 2 लिखेंगे। द एयर इज़ नो कंप्रेस्ड, अब ये बता भी रहा कि कंप्रेशन हुई है, वॉल्यूम उसका कम हो गया, और प्रेशर उसका हो सकता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो, क्योंकि अगर पीवी डायग्राम बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है फिर प्रेशर आपको इंक्रीज़ वाला बनाना पड़ेगा। द एयर इज़ नो कंप्रेस्ड 2.1 cubic meter in such a way that the temperature inside the cylinder remains constant। टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है 80 डिग्री। इससे ये भी मुराद है कि अगर आपको T1 T2 इस तरह के मामलात लेने हैं तो आप 80 डिग्री यूज़ कर लेंगे दोनों सूरतों में। जैसे पिछले एग्जांपल में P1 P2 अगर कहीं यूज़ करना था तो 60 PSI दोनों केसेस में आपने इस्तेमाल कर लिया था। सो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसने बता दिया है कि कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बैक एंड की बात है। डिटरमाइन द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो सबसे पहले मैंने ये एक पिक्चर से आपके पास बनी फिजिकल डायग्राम में, है जी V1 इतना है, P1 इतना है, T कांस्टेंट है चूँकि तो उसने T नॉट लिख दिया है। अच्छा, ये उसने इसकी 4.8 जो एग्जांपल है ये उसने डायग्राम जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। सो इसमें स्टेट 1 आपके पास, उसके ऊपर डेफिनेट सी बात है कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ये स्टेट 2 के ऊपर कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। स्टेट 1 को आपने कंप्रेस किया, ठीक है, इसके ऊपर आपने द एयर इज़ नॉट कंप्रेस्ड। सो आप देखें कि 1 से वो 2 पे चला गया। 1 पे कुछ और वॉल्यूम है, 2 पे कुछ और वॉल्यूम है। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना है। ये जो नीचे 0.4 और 0.1 लिखा हुआ ना, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व नहीं किया ना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ कि पिक्चर बनेगी कैसे। जब मैं सॉल्व करूँगा तो फिर मैं भी ये लिखने के काबिल हो जाऊँगा। सो 1 वाली चीज़ और 2, 1 से आपने उसको कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, यही हम डिस्कस कर रहे थे ना। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर उसका बढ़ गया, और एक पूरा एक प्रोसेस पाथ बना कि 1 से लेके 2 तक। तो अगर आपको यस। ग्राफिकली अगर इसको कैलकुलेट करना है या पिक्चर के थ्रू, तो एरिया अंडर द कर्व वर्क होता है। अगर फॉर्मूला के थ्रू यूज़ करना है तो फिर हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो उसको अभी ज़रा देख लेते हैं मामलात को।
तो अगर इसके अंदर हम प्रोसेस 1 जो है वो पहले ड्रॉ कर लें और 2 बाद में ड्रॉ कर लें और लाइन नीचे से ऊपर की तरफ चली जाए आगे की तरफ, 0.4 अगर हम पहले रख लें और 0.1 बाद में रख लें, प्रोसेस 1 जो है वो पहले रख लें और 2 बाद में रख लें और ओके, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन चली जाए। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि मैथमेटिकली या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट 1 पहले ही आना है और पॉइंट 4 बाद में ही आना है। मैं अभी तस्वीर नहीं बना रहा कोई भी, सिर्फ आपके सामने ग्राफ है। मैथमेटिक्स की रूह से जब हम नंबर्स को पढ़ रहे होते हैं तो पॉइंट 1 पहले आएगा हमारे एक्सिस के ऊपर और पॉइंट 4 बिल्कुल बाद में आएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या बिल्कुल ख्याल है? बिल्कुल सही सही है। ठीक है, सो उन दो पॉइंट्स को हम नहीं उस तरह रख सकते। हाँ, एक और केस बन सकता है, ये मैथमेटिकली ऐसे ही आना है, पॉइंट 4 भी ऐसे ही आना है। क्वेश्चन से बाहर निकल आए हम, क्वेश्चन ही हमें पता, हम सपोज पता ही नहीं, हम सिंपल पहली दूसरी क्लास प्राइमरी स्कूल को डिस्कस करें तो ये तो दो चीज़ें इस तरह ही आएंगी सपोज। हाँ, एक सूरत ये बन सकती है कि वो, अब मैं वो बनाने लगा हूँ, लेट्स से आप स्टेट 2 पर मौजूद थे और आपने किया एक्सपेंशन। क्या किया? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। ठीक है, अब जब आप ये काम करेंगे ना तो आप उसके नाम फिर उस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि पहली स्टेट हमेशा पहली होती है, डेफिनेट सी बात है। मैं यस। बताता हूँ ये मुख्तलिफ किस तरह से मैंने किया है एक्सपैंड। ये देखिए मेरा एरो का निशान बताएगा कि मैं स्टेट 1 से चल के 2 पे आया हूँ। पहले वॉल्यूम कम था, प्रेशर ज़्यादा था, अब मैंने एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर उसका कम हो गया। तो ये 1 से 2 तक मेरा पाथ बना है, ये डिक्रीजिंग समझ आ में है, रही ये एक्सपेंशन की समझ आ सेंस रही में। ठीक, तो ये केस हो सकता है, वो अनलकीली केस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो समझ आ कुछ, रही हाँ जी, स्टार्ट वाली बातें मैंने आपको बताई हैं, वो एक डिफरेंट बात है, वो सही नहीं हो सकती। सही ठीक है। है जी, तो ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस तरह की खैर हो सकती है। नहीं, सो डिटरमाइन द बाउंड्री वर्क। ठीक है जी, करते हैं, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये उसने कह दिया है कि इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्म है ना हीट, आइसोथर्मल। इसी तरह एक वर्ड यूज होता है आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोबैरिक, उससे क्या मुराद होता है भला? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट। यस। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड यूज़ होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन या थोड़ा वर्ड देख लीजिएगा, थोड़ा मैंने पुराना मेरे जहन में है, वो मेरे ख्याल से वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसोकोरिक। उस वर्ड को थोड़ा ज़रा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, सो आइसोकोरिक करके सम हाउ वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर लेते हैं। आइसोबैरिक क्योंकि प्रेशर का यूनिट बार भी होता है। ठीक है, सो आइसोबैरिक नाम कांस्टेंट प्रेशर की वजह से और आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से। ये अमूमन हमारे पास तीन टाइप की चीज़ें चल रही होती हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, सो आइसोबैरिक जो है वो प्रेशर की सेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आइसोथर्मल जो है वो आप किस सेंस में यूज़ करते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टी कांस्टेंट। ओके जी, कंप्रेशन प्रोसेस है। अब कॉसी इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि आप ज्यूम कर रहे थे कि स्लो स्लो चेंजेस हो रही हैं और सारे पार्ट्स पे इक्वली जा रही हैं। ये कुछ चैप्टर 1 की हेडिंग्स, कुछ थ्योरी थी जो कि हमने वहाँ पर पढ़ी थी। खैर, अच्छा, एक और बात है कि आइडियल गैस। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है द एयर कैन बी कंसिडर टू बी एन आइडियल गैस। अब ये आइडियल गैस की सूरत में आप कंसिडर कर सकते हैं सिंस इट हैज़ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिलेटिव टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़। ये बड़ा ज़रूरी एक पॉइंट है, आगे भी काफ़ी आपने यूज़ करना है। कोई भी जो गैस है, आपको पता रियल गैसेस होती हैं। ठीक है, एयर है, एयर इज़ अ रियल गैस, नाइट्रोजन है, दैट इज़ अ रियल गैस, ऑक्सीजन है, कोई भी हो सकती गैस। हम कोई भी जो रियल गैस है उसको आइडियल गैस के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं। किन शराइत की बेस पे कर सकते हैं मैं बताता हूँ ज़रा। भी कोई भी जो हमारे पास रियल गैस है, नाम जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, इस तरह इनको हम आइडियल गैस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। दो शराइत हैं, अगर तो उनका टेम्परेचर और प्रेशर
क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़ के साथ जब आप कंपेयर करें तो उनका टेम्परेचर गैस का हाई होना चाहिए और प्रेशर उसका लो होना चाहिए एज़ कंपेयर टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़। अब जेन में क्वेश्चन ये आता है कि गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर तो ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं हाईलाइट करने लगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं, ये जो उसने बात की है कि सिंस इट इज़ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर, ये 100 वाला और ये 80 वाला। कंपेयर अब किसके साथ करना है, रिलेटिव टू इट्स क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़ फिर कहाँ से आएंगी, बाकी तो चलें टेबल में गिवन था ना, सॉरी डेटा में गिवन था, ये आपके पास आएंगी टेबल से। अब वो भी आपको बता देता हूँ कि टेबल में कहाँ पे, तो यानी कि अब समरी ये इन सारी बात की कि अगर आपके पास किसी भी रियल गैस का प्रेशर और टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगर आ रहा हो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़ से कंपेयर करने के बाद, जैसे वो कह रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा अगर प्रेशर कम होगा, तो हम उस रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी उसका फॉर्मूला है, और अगर आप पी वी स्मॉल में लेते हैं स्पेसिफिक में, तो वो फिर पी वी इज इक्वल टू आप उसको आर टी लिख लेंगे, और अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम में लेते हैं तो आप फिर उसको पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लिख लेंगे। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले के टेक्निकली हमें क्या फ़ायदा होगा, डेफिनेट सी बात है, कोई एक चीज़ दी हुई है कोई दूसरी आप फाइंड आउट कर लेंगे तो सम हाउ ये कैलकुलेशंस में आपकी हेल्प करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ, वो हम टेबल यूज़ कर लेते हैं इसी बुक के अंदर हम, ताकि जब आपने भी यूज़ करना हो। ओके जी, पहला ही टेबल का नाम है टेबल A1 मोलर मास गैस कांस्टेंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट प्रॉपर्टीज। नज़र आ रहा है सब? यस सर। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास कॉलम है क्रिटिकल पॉइंट प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। सो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था एयर गिवन थी, ठीक है। यस सर, एयर गिवन थी। सो एयर का टेम्परेचर देखें 132 केल्विन, ठीक है। इसको ज़रा नोट डाउन हम कर लेते हैं। ठीक है, 132 केल्विन। वन 32 केल्विन में नोट कर लिया, और इसका जो प्रेशर है 3.77 मेगा पास्कल, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूँ, जहाँ पे मैंने कंपैरिजन करना था या जो स्टेटमेंट्स मेरे पास गिवन थी उस पर आ जाते हैं। ओके जी, उसने लिखा हुआ है कि इट हैज़ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। आपके पास जो टेम्परेचर था ना वो 132 केल्विन था, क्रिटिकल जो था, मैंने नोट कर लिया वो। खैर आपको जो डेटा में गिवन है वो 80 डिग्री सी गिवन है, पहले तो 80 को केल्विन में चेंज कर लें, ठीक है। तो डिग्री सी को केल्विन में जब चेंज करेंगे तो क्या करते हैं आप, कितना 273 उसमें ऐड ऐड कर प्लस करते हैं, 273.15 273। आप ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। तो 80 के अंदर जब आप 273 ऐड करेंगे सम हाउ, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 300 प्लस में चली जाएगी, ठीक है। 300 कुछ केल्विन बन जाएगा, जबकि आपके पास क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी 132। तो पहली बात जो है वो ठीक होगी कि इट इज़ एट हाई टेम्परेचर। हमारे वाला जो टेम्परेचर है वो 300 में है, तो दैट इज़ हाई किसकी निस्बत, क्रिटिकल
टेम्परेचर की निस्बत। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर होना चाहिए लो, आपका जो गिवन प्रेशर है उसको होना 100 चाहिए के है लो सर हमारे पास। क्रिटिकल। सो हमारा 100 किलो पास्कल है और यस सर। वहाँ पर जो गिवन था वो 3.77 मेगा पास्कल है। 3.77 मेगा का मतलब ये है, या आपके 100 किलो का मतलब भला क्या है कि 0.1 मेगा। यस सर। 0.1 मेगा डेटा कह रहा है, 1 0.1 मेगा पास्कल, और क्रिटिकल कह रहा है 3.77 मेगा। ठीक है। सो प्रेशर हमारा कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लिहाजा हम भी खुले दिल के साथ ये तस्लीम कर लेते हैं कि ये एक आइडियल गैस है, बाकायदा उसको प्रूव करके, उसको आइडेंटिफाई करके। ये इस एग्जांपल के अंदर गिवन है, आगे आपको नहीं मिलेगी, आगे वैसे ही लिखा होगा कि अज्यूम या सपोज। ठीक है, तो वो अज्यूम या सपोज के पीछे कहानी यही होगी, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होगी कि वाई वी आर सेइंग कि दैट इज़ एन आइडियल गैस। ठीक है जी। सो आइडियल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है ना, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी इज इक्वल टू सी। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन, या पी टू वी टू इज इक्वल टू एम आर टी टू। अच्छा, मैं एम के साथ भी नहीं लगा रहा कुछ और आर के साथ भी नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि आर जो है ना वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसने तो यही रहना है ना। गैस लेट से एयर है, तो एयर पहली हालत में हो या दूसरी हालत में हो, एयर गैस कांस्टेंट आर तो आर ही रहेगा। लिहाजा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं उसके साथ सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहा। मैथ्स कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम है, तो मैथ्स के साथ भी मैं M1 या M2 नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैथ्स इन आउट होना हो तो फिर मैं मैथ्स इन और मैथ्स आउट उस तरह की इस्तिलाहात में पढ़ूँ। तो अभी आपको जो है वो इसी तरह की ही चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है। आगे जी, अब उसने फॉर्मूला लगा दिया डब्ल्यू बी इज इक्वल टू पी डी वी, और पी के आगे उसने फार्मूला की सेंस में, चूँकि आइडियल गैस है, उसने सी बाई वी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इसको, ये जो अभी उसने स्टेटमेंट यूज़ की ना, पी इज़ इक्वल टू सी ओवर वी, क्यों? क्योंकि पी वी इज़ इक्वल टू एम आर टी है, एम आर टी की जगह मैं कांस्टेंट यूज़ कर सकता हूँ। सो बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू सी, यानी कि पी वी इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। सो उस सेंस में पी क्या बन जाएगा? पी इज़ इक्वल टू सी बाई वी, तो पी की जगह उसने लिख दिया सी बाई वी। ठीक है। और सी कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले गया, और 1/v की इंटीग्रेशन आप कर लेते हैं। आपको पता है जब 1/x या 1/v करेंगे तो वो ln v बन जाएगा। ठीक, क्योंकि नीचे वाली चीज़ का जब ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो ln के साथ आ जाती है, तो 1/x या 1/v की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln v। तो जब ln v उसकी इंटीग्रेशन होगी, जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ln v2 माइनस v1। तो आपको पता है नेचुरल लॉ की ये प्रॉपर्टी है कि माइनस हो रहा हो तो डिवाइड हो जाता है, यस सर, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐड हो जाता है। ये ऐड हो लॉ जाता प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 करके कहीं, ठीक है। है, जी सर। लॉ का कोई आपने वहाँ पे जाके 9 क्लास में कहीं पढ़ा था। सो एनी हाउ, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि सी कांस्टेंट, अब यहाँ पे क्या प्लग इन करेंगे आप? जेन लग रहा होगा कि यार ये किधर मैं गलती कर ली है, सी को लिख के कहाँ से लाऊं। सो सिंपल सा सूल है, जिधर से सी आया था उधर ही भेज दें। सी को आपने लिखा हुआ था कि वो पी वी की इक्वल है, पी वी इज इक्वल टू सी ना। सो पी वी इज इक्वल टू सी का मतलब ये है कि पी वन वी वन इज इक्वल टू सी वन सी, या पी टू वी टू इज इक्वल टू सी, ये मुराद है इसका। तो सी की जगह वो वाली कोई चीज़ लिखें जिसकी आपको वैल्यू भी पता हो, या जो वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं। तो मैंने इसी सेंस में सी की जगह लिख दिया है पी वन वी वन। मैं सी की जगह पी टू वी टू भी लिख सकता था, देखो बाद में बताऊँगा क्यों लिखा। सी की जगह पी वन वी वन भी लिखा जा सकता है, पी टू वी टू भी लिखा जा सकता है। अब ज़रूरत इस समर की है कि क्या मेरे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो मैंने डेटा फाइंड आउट करना था वो मौजूद है या नहीं मौजूद ना। सो वी टू और वी वन मौजूद है, वी 2.4 है और कंप्रेस किया है, वी 1.4 है और वी 2.1 है, ये मेरे पास डेटा मौजूद है, दोनों वॉल्यूम्स मेरे पास मौजूद हैं। और इसी बेस पे उसने लिख दिया है, यहाँ पे देखें ना, जब डायग्राम बनाई ना तो इसी वजह से उसने 0.4 और 0.1 लिखा हुआ।
प्रोसेस का उसको पता था, 0.4 0.1 तस्वीर भी बन गई है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है P1 का, आपको वैसे ही पता है P1 था 100 किलो पास्कल। अब बात ये है कि मैंने यहाँ पे P2 V2 क्यों नहीं लिखा, जो कि लिख सकता था। P1 V1 भी ठीक है, P2 V2 भी ठीक है, लेकिन अगर मैं P2 V2 लिखता तो फिर मुझे P2 नहीं पता यहाँ पे, फ़िलहाल मुझे दूसरे पॉइंट का प्रेशर नहीं पता, ठीक है। इस मोमेंट के ऊपर मुझे पॉइंट 2 के ऊपर प्रेशर जो है वो नहीं पता। तो अगर मैं P2 V2 लिख तो सकता था, लेकिन मैं खुद ही ट्रबल में आ जाना था, क्योंकि मेरे पास P2 की वैल्यू मौजूद नहीं थी, ठीक है जी। सो इस सेंस में ये कॉमन सेंस है कि आपने वहाँ पर P1 V1 यूज़ कर लिया, और टेक्निकली भी आप साउंड है और डेटा वाइज भी आप साउंड है, आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है। गुंजाइश थी P2 V2 लिखने की, लेकिन डेफिनेट सी बात है आपके पास P2 की वैल्यू मौजूद नहीं। सो जब आप सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा। नेगेटिव साइन आ गया है, लिखा हुआ द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, अ वर्क इनपुट, ठीक है। इस सेंस में इसका पता चल सकता है, कह रहा था कि इसकी निशानी क्या है, कि ये आपको पल्ले से पड़ रहा है, वर्क डन की वैल्यू है ये नेगेटिव, और ये आप इनपुट दे रहे हैं। इनपुट देने का मतलब क्या है कि आप खुद से सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, आप बाउंड्री के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, आपका अपना खर्चा हो रहा है, आपके अपने एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं। जो उसने आपको दिया था वो पॉजिटिव में था, एक मुनाफे की सेंस में, कि सिस्टम ने वर्क डन कर दिया, आप खुश हो गए, चलो जी बोनस मिल गया। अब आपको खुद से सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ा है, एनर्जी लगानी पड़ी है खुद, उस जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, डेफिनेट सी बात है यू विल कंसीडर इट एज एन इनपुट, आपको खुद यस से कुछ उसके ऊपर लगाना पड़ रहा है, तो वो माइनस सही में है आ रहा है, परेशान भी हो रहे हैं। और जब आपको एज अ प्रॉफिट, एज अ आउटपुट, एज अ WB आउट के तौर पे मिल रहा था, तो दैट हैज़ अ पॉजिटिव साइन, वो वर्क डन बाय द सिस्टम था, ठीक है। यस सर सही सो बात इस सेंस में थोड़ा सा किया जा सकता है, ठीक है, मतलब यानी कि अपने आप को उसमें याद रखा जा सकता है, ठीक है जी। दैट इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम से होपफुली मैम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। हमारा कोई थर्सडे का कोई प्लान है इन फ्यूचर क्विज़ का, तो जब थर्सडे आएगी तो फिर इंशाल्लाह उस मामला में भी देखा जाएगा। सर ये जो हमारा एग्जाम होगा इसके बारे में आपको पता है कि ये ऑनलाइन होगा या फिर फिजिकली होगा यूनिवर्सिटी में? अभी इस पे थोड़ा सा कबल वक्त है ज़रा कहना, ठीक है, लेकिन इसकी प्रेपरेशन आप अच्छी रखें, डेफिनेट सी बात है। अब आपका भी 6 माह का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ आपको हो गए, यस सर यू हैव स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन इट, और डेफिनेट सी बात है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर होंगी, ठीक है। तो इसलिए मेंटली तौर पर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर प्रिपरेशन रखें, ठीक है। बाकी ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो आइदर दैट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फिज़िकली होता है, क्या होता है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। फिज़िकली होता है तो उसका आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन होता है तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन मीनवाइल बस ये इंडिकेशन है कि आप अपनी प्रेपरेशन आप साथ साथ ज़रा रखिएगा, ठीक है, ताकि यस सर। आपको सर जो हमने पहले पढ़ा है आपसे सर उसमें से अगर हमने कुछ पूछना हो तो हम वो पूछ सकते हैं आपसे वाया हाँ मेल और सर? हाँ कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह पूछ लें, कोई इशू, नो इशू, ठीक है, ठीक कोई होगा मसला है तो बाद में पूछ लें, ठीक है। तो 13 लेक्चर तक मैंने जो सो फॉर हुए थे वो अपलोड कर दिए थे। सो इन केस उसमें कोई अगर कोई एम्बिग्विटी या इस सेंस में कुछ अगर हुआ तो यू कैन कांटेक्ट मी। आज का एक लेक्चर है वो भी लगा दूंगा। सो 14 के 14 लेक्चर विद ऑल द मटेरियल्स, विद ऑल द स्लाइड्स, इवन द चैप्टर 4 की भी सारी वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी फॉर मच योर सर। टाइम एंड ठीक है सर, पार्टिसिपेशन। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़िज़। साफ सर। सर